गुड इवनिंग एवरीबडी। माई सेल्फ इज विकास योगी और गाइस आप देख रहे हो योगी नर्सिंग करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइस आपका मोस्ट वेलकम है ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। गाइस आज मॉर्निंग की क्लास अपलोड नहीं हो पाई किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से। सो गाइस अपन इसकी पूर्ति कल कर लेंगे। कल क्या कर लेंगे, कल थोड़ी सी क्लास इनकी लंबी क्लास कर लेंगे ताकि आज की जो क्लास मिस हुई है उसका कंपनसेशन अपन कल कर लेंगे। कल लंबी क्लास कर लेंगे मॉर्निंग के अंदर गायनिक की, है ना। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में। गाइस बिल्कुल अपन उस प्रोफेशन के अंदर हैं जिस प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एज ए नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और गाइस इस कोरोना जो महामारी है इसके अंदर नर्सेज ने जो हार्ड वर्क किया है, जो डेडिकेशन दिया है गाइस, इसके लिए पूरी दुनिया नर्सेज को, नर्सिंग प्रोफेशन को, नर्सिंग ऑफिसर्स को सैल्यूट कर रही है गाइस, है ना। और गाइस इसी कहने का मतलब इसी अवसर के ऊपर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, इसने नर्सेज के लिए 2020 की एक न्यू थीम भी दी है। वो थीम क्या है, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है गाइज, ध्यान रखना ये जो थीम होती है ये अक्सर अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में पुटअप होता है। अपने ध्यान रखना प्रीवियसली 2017 दिल्ली एम्स के अंदर पुटअप हुआ था, 18 के अंदर इसके अंदर BHU के अंदर पुटअप हुआ था, 16 के अंदर आपके जोधपुर के अंदर पुटअप हुआ था, ऋषिकेश के अंदर पुटअप हुआ था। सो गाइज इन फ्यूचर जब भी आप एग्जाम लिखोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 की जो इंटरनेशनल नर्सेस थीम है वो क्या है। तो गाइज ध्यान रखना 2020 की जो इंटरनेशनल नर्सेस थीम है वो है ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसके कहने का मतलब है, इस थीम का मतलब है कि भाई जो पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो हेल्थ है गाइज, इस पूरे विश्व की हेल्थ का जो एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, जो लीड कर रही है, वो कौन है, नर्सिंग है, वो नर्सेज है, वो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि 2020 की जो थीम है वो क्या है, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इज द थीम ऑफ 2020। और गाइस ये WHO की थीम है, इंटरनेशनल नर्सेस थीम है। और गाइस आज के दिन है, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नर्सेज ने जो अपना हार्ड वर्क और डेडिकेशन दिया है गाइज हर एक के टाइम के ऊपर गाइज, इसके लिए पूरी दुनिया नर्सेज को क्या करती है, सैल्यूट करती है। और अपने को गर्व होना चाहिए कि अपन इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। गुड। देन इसके बाद में गाइज अपन बात करना चाहेंगे, अपन ने जैसा कि डिसाइड किया था मॉर्निंग के अंदर OBG के लेक्चर्स और इवनिंग के अंदर फंडामेंटल के लेक्चर। तो गाइज आज अपन फंडामेंटल पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो फंडामेंटल है गाइज ये अपने नर्सिंग का बेसिक है। क्या है बेसिक का मतलब, ये क्या है, नींव है। अगर अपने को फंडामेंटल अगर समझ में आएगी, कहने का मतलब अगर नर्सिंग के अगर अपने को नींव समझ में आएगी तो गाइज आगे की चीज़ अपने आप, आगे की थिंग्स, आगे के टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या बनते जाएंगे, ईजी बनते जाएंगे। अगर इसी के अंदर अगर आप पीछे रहोगे तो अदर सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी कमांड नहीं बनेगी, आपकी कैचिंग नहीं बनेगी। तो गाइज आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ए नर्सिंग, जिसे अपन बेसिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और गाइज इस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे अपन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आज डिस्कस करेंगे गाइज अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, जिसे अपन BTB कहेंगे। ध्यान रखना गाइज, अभी तक मैंने जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया है कहीं पर भी मैंने 100 आवर्स से ज़्यादा फंडामेंटल नहीं पढ़ा है। मैंने अभी तक 13 बैच फंडामेंटल के कंप्लीट किए हैं। और अभी ऑनलाइन पहली बार है अपना, ऑनलाइन तो अपना पहला ही बैच है, लेकिन कोचिंग के अंदर मेरे 13 बैच फंडामेंटल सक्सेसफुली कंप्लीट पढ़ाया है गाइस। लेकिन गाइस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने केवल 100 आवर्स ये पढ़ाया है। लेकिन गाइस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 350 प्लस लेक्चर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब 350, 350 घंटे से भी ज़्यादा क्या चलेगी, अपनी फंडामेंटल चलेगी। और गाइस ध्यान रखना जो OBG होती है, वैसे मैं ही नहीं हर कोई टीचर 80 या 85 या 90 आवर्स के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन गाइस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको OBG है वो 300 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि 300 आवर्स से भी ज़्यादा क्या होगी अपना OBG का सिलेबस होगा। तो गाइस आप एक बार अनुमान लगा लीजिए कि इतना अच्छा कंटेंट अपने को यहाँ से मिलने वाला
है, जो कि एक प्रकार से 2-3-4 साल के लिए क्या रहेगा, एडवांस रहेगा। 2-3-4 साल के लिए आपको कुछ भी एडिशनल ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन जो हुए हैं वो अपने को ऐड करने होते हैं, जो कि अपन करते रहते हैं। क्लियर गाइज? तो लेट्स गो गाइज, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइज, वो डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बीटी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज मैं यहाँ से सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, या फिर जिसे आप डेफिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन का मतलब है ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसका मतलब क्या है, अपन कैसे डिफाइन करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, होता क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसे कहते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। गाइज ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो कि अपने को एग्जाम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। लेकिन आपको पता है आजकल स्किल टेस्ट भी होते हैं, तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो गाइज आपको सिंपल शब्दों के अंदर अपने माइंड के अंदर इस बात को सेट करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है, क्या है गाइज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड यानी कि होल ब्लड या फिर ब्लड का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट पेशेंट को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। बस इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं गाइज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इट मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स एडमिनिस्टर टू पेशेंट, यानी कि होल ब्लड या फिर ब्लड का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब है, जैसे कि भाई अपन यहाँ पे बात करें WBC की बात करें या फिर RBC की बात करें या फिर प्लेटलेट की बात करें या फिर प्लाज्मा की अपन बात करें, कहने का मतलब या तो पूरा ब्लड या फिर WBC RBC प्लेटलेट प्लाज्मा या फिर कोलोइड में से कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट पेशेंट को क्या करना, एडमिनिस्टर करना, इसे क्या कहेंगे अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। देन गाइज मीनिंग के बाद में, डेफिनेशन के बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है किसी पेशेंट को अगर अपन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब पर्पज, गोल और एम्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अपन किसी पेशेंट को बीटी क्यों करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं। तो गाइज पहली बात तो इस बात को आप सिंपली समझिएगा, बिकॉज आप लिखा हुआ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत सारा लिखा हुआ किताबों के अपन क्या लगा लेते हैं, जेट लगा लेते हैं। लेकिन गाइज लिखे हुए से मतलब नहीं, उन चीज़ों को अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अपन किसी पेशेंट को बीटी क्यों करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई किसी पेशेंट का माने किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ पर पेशेंट का एक्सीडेंट के अंदर ब्लड लॉस हो जाए, सीवियर हेमरेज हो जाए या फिर ब्लड कैंसर हो जाए या फिर इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रहा, ब्लड बन ही नहीं रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो गाइज ऐसे केस में आप कह सकते हो कि अगर किसी भी वजह से अगर ब्लड की कमी होती है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर चाहे वो किसी मेडिकल डिजीज कंडीशन की वजह से हो, तो ऐसी कंडीशन में इस ब्लड की कमी को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। यानी कि जब जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, डिक्रीज होता है, तब तब ब्लड वॉल्यूम को रेज करने के लिए, अप करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सो आपका पहला इंडिकेशन या पहला पर्पज या पहला एम या पहला गोल हो गया किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का, वो क्या है, टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। देन इसके बाद में सेकंड एम या फिर सेकंड गोल रहेगा अपना बीटी का, वो होगा टू फुलफिल दी रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट। कहने का मतलब किसी पर्सन में होल ब्लड, किसी पेशेंट में पूरे ब्लड की तो कमी नहीं हुई, लेकिन किसी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन की वजह से उसके अंदर ब्लड के किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्या हो गई है, लेकिंग हो गई है, कमी हो गई है। तो गाइज इस कमी को यानी कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कमी को अपन फिल करने के लिए, इसकी डिफिशियंसी को फिल करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बीटी करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं, आपने डेंगू सुना है गाइस, डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट काउंटिंग कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। वहाँ RBC WBC प्लाज्मा या कोलोइड कम नहीं होते, केवल क्या कम होती है, प्लेटलेट कम होती है। कहने का मतलब
यहाँ पे ब्लड का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या हुआ है, कम हुआ है, तो यहाँ पर पेशेंट को होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड के किसी कंपोनेंट की डिफिशियंसी होती है तो उस कंपोनेंट की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बीटी करते हैं। जैसे कि अपन डेंगू के पेशेंट को अपन क्या देते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंपोनेंट अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। क्लियर गाइज। देन इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा एक बात और आप, कि अपन किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब भी करते हैं जब उसका इम्यून पावर क्या हो जाए, वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए। और जब इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है तो पेशेंट के अंदर बहुत से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यून पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, बीटी करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके स्पेशली WBC अपन काम में ली जाती है। कहने का मतलब जब किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई और कोई यानी कि हर रास्ता फेल हो गया इम्यून पावर को मेंटेन रखने का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक्स फेल हो गई है इम्यूनिटी को मेंटेन रखने में, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, तो फिर ऐसी कंडीशन में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और वहाँ पर अपन स्पेशली WBC ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सवर्ण अक्षरों के अंदर मेंशन किया है कि अपन बीटी किस किस लिए करते हैं, पर्पस क्या है। पहला पर्पस अपन ने कहा टू फुलफिल या फिर टू फुलफिल डिफिशियंसी ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट की किसी डिफिशियंसी को, कमी को फिल करने के लिए। दूसरा पर्पस है टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर किसी में पूरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ऐसे कि भाई 5 लीटर के बजाय एक्सीडेंट के 2 लीटर ब्लड का लॉस हो गया, 3 लीटर ही रहा, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम पूरी क्या हुई है, कम हुई है। तो यहाँ पर अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट्स इम्यूनिटी। जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक्स भी फेल हो गई हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को WBC ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कहने का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बिकॉज WBC आल्सो ए पार्ट ऑफ द ब्लड। क्लियर गाइस, इतनी बात। तो ये किसकी बात थी गाइज, अपने इस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के पर्पस की बात थी, एम की बात थी, अपन किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं। देन गाइज एम्स की बात नहीं, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा गाइज आपके लिए टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट। किसकी बात करेंगे अपन, टाइप्स ऑफ ए ब्लड कंपोनेंट, कि भाई अपना जो ब्लड होता है इस ब्लड के कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स या फिर एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो गाइज यहाँ पर अपन ब्लड के टोटल 6 कंपोनेंट कह सकते हैं। कितने कह सकते हैं, देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। 6 कंपोनेंट कौन कौन से, जैसे कि भाई एक बात तो आप जानते हो कि ब्लड को अपन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो सॉलिड पार्ट पढ़ते हैं, एक तो क्या पढ़ते हैं अपन, सॉलिड पार्ट, और दूसरा पढ़ते हैं अपन लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का उसमें क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, और जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं सिंपली। अब देखो ये जो ब्लड सेल्स होती है ये 55% टोटल ब्लड के अंदर 55% कौन होती है, ब्लड सेल्स होती है। यानी कि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितना होता है, 55% होता है, और जो लिक्विड पार्ट यानी कि जो प्लाज्मा होता है ये होता है 45%। इस प्रकार से पूरा क्या बनता है, ब्लड बन जाता है। लेकिन गाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पज से अपन इस होल ब्लड को 6 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि भाई अपन सॉलिड पार्ट के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है वो 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, और तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स की पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूज करने की अपने को आवश्यकता होती है। सो साहब 3 प्रकार की ब्लड सेल्स कौन कौन सी, एक तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल जिसे आप इरिथ्रोसाइट भी कहते हो। दूसरी कौन सी है यहाँ पे, प्लेटलेट, प्लेटलेट जिसे आप थ्रोम्बोसाइट भी कहते हो जो कि क्लोटिंग का काम करती है। तीसरी है WBC जिसे आप ल्यूकोसाइट भी कहते हो जो कि अपने इम्यून पावर को मेंटेन रखती है। कहने का मतलब अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। तीसरा जो येलो कलर का ब्लड का जो पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है येलोइश, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा।
गाइज इन सम केसेज केवल और केवल प्लाज्मा इन्फ्यूज किया जाता है। देन इसके साथ साथ में कोलोइड का मतलब है कि जो ब्लड होता है और ब्लड में से अगर अपन ब्लड सेल्स को बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा, लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा बढ़ जाएगा। अब इस प्लाज्मा में से भी अपन एल्बुमिन या फिर ग्लोबुलिन को क्या कर ले, निकाल ले, अलग कर ले, सेपरेट कर ले अपन वॉशिंग प्रोसेस के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब ये जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन वाला जो प्रोटीन है, जो पार्ट होता है ब्लड का, इसे अपन क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं। और गाइज इसके अलावा एक पार्ट अपन कह सकते हैं होल ब्लड। क्या कि सम केसेस में पर्टिकुलर आरबीसी की आवश्यकता नहीं होती है, अकेली प्लेटलेट से बात नहीं बनेगी, अकेली डब्ल्यूबीसी से बात नहीं बनेगी, अकेले प्लाज्मा से बात नहीं बनेगी, अकेले कोलोइड से बात नहीं बनेगी, होल पूरा कंप्लीट ब्लड क्या करना होता है, ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो गाइज इस प्रकार से अपन ने ब्लड के कंपोनेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के व्यू से 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ब्लड सेल्स को 3 पार्ट में कर दिया, 3 प्रकार की ब्लड सेल है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, फिर लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है, फिर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा है, क्या कहेंगे अपन इसे, कोलोइड कहेंगे, और लास्ट का कौन है, होल ब्लड है। तो गाइज ब्लड के इन सभी कंपोनेंट्स को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आरबीसी अपने को ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता क्यों होती है, जब अपने को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो गाइज अपने को आरबीसी को स्टोर करना होता है। स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव एजेंट चाहिए, स्टोर करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। कितने समय के लिए अपन स्टोर कर सकते हैं आरबीसी को, जब आरबीसी को अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं तो किस रेट से अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर फ्लो रेट कम कर दें तो क्या हो सकता है, फ्लो रेट ज़्यादा कर दें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आरबीसी की यूनिट में कितनी, एक यूनिट के अंदर कितनी ml आरबीसी होती है। देन एक यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूज करने से पेशेंट का हीमेटोक्रिट लेवल या फिर एसबी लेवल कितना इंक्रीज होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में। और इसी प्रकार से अपन हर एक कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे। पहले आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी का पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा का पढ़ेंगे, फिर कोलोइड का पढ़ेंगे, फिर होल ब्लड का पढ़ेंगे। 1 बाय 1 अपन यहाँ पे सभी के सभी डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर गाइस, ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। देखिए यहाँ तक मामला ठीक है, आगे चलो। तो गाइस अभी अपन यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, किसकी, आरबीसी या फिर आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सो आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट ट्रांसफ्यूजन। तो गाइस आरबीसी को या फिर इरिथ्रोसाइट को ट्रांसफ्यूज करने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है आरबीसी के रिगार्डिंग, जिनसे भी अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आरबीसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्या बात करना चाहूँगा, आप देख लेते हो, ऐसे तो है ना चीटिंग हो जाती है, फिर पता नहीं लगता किसका सही, वो देख करके कमेंट कर देते हैं ना। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन गाइस आपके लिए आरबीसी के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन है, सभी के सभी और तुरंत रिप्लाई करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए वरना लेक्चर अपना बड़ा हो जाएगा। और आपको मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो फंडामेंटल 350 घंटे से भी ज़्यादा होने वाली है, वो कंटेंट मिलने वाले हैं जो किसी को कहीं पर भी नहीं मिले, वो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो गाइज मेरा पहला क्वेश्चन आरबीसी के रिगार्डिंग, द नॉर्मल साइज ऑफ द आरबीसी। आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, चलो रिप्लाई आने दो। नॉर्मल साइज ऑफ द आरबीसी, साइज ऑफ द आरबीसी। गाइज आई एम आस्किंग टू यू साइज ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी की साइज कितनी होती है, या फिर यू कैन से आल्सो डायमीटर ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का डायमीटर या फिर आरबीसी की साइज कितनी होती है, रिप्लाई करो, आंसर आने दो फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वेल आंसर आने दो, साइज क्या होती है आरबीसी की, वेल गुड। देन गाइस ध्यान रखना, जो आरबीसी की साइज होती है वो साइज होती है 7.2 माइक्रोन। कितनी होती है गाइस, 7.2 माइक्रोन इज द साइज ऑफ आरबीसी, बहुत ही छोटी साइज होती है। क्लियर गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, आरबीसी की साइज आपसे पूछा जा सकता है या फिर आरबीसी का डायमीटर आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या कहना है, 7.2 माइक्रोन इज द साइज ऑफ द
आरबीसी। क्लियर। देन फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है गाइज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सभी के सही बच्चे इसका करेक्ट रिप्लाई करेंगे, एक भी बच्चे का रॉन्ग आंसर है नहीं होना चाहिए। तो गाइज मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है, नॉर्मल आरबीसी काउंट। क्या क्वेश्चन है, नॉर्मल आरबीसी काउंट। कहने का मतलब है जो अपना होल ब्लड होता है, इस होल ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है, या दो नॉर्मल नंबर ऑफ द आरबीसी या फिर नॉर्मल आरबीसी काउंटिंग इज। तो आने दो रिप्लाई, अपना आंसर बताओ कितनी होती है नॉर्मली आरबीसी, संख्या में कितनी होती है, हावी ने कितनी होती है, भट्ट कितनी होती है, बताओ फटाफट आने दो। जो है कितनी होती है नॉर्मल आरबीसी, कितनी होती हैं। वेल रिप्लाई करो फटाफट क्विकली, चुटकियों में। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये आंसर गलत हुआ तो फिर देख लेना नर्सेज डे भी है ना। हाँ अच्छा नहीं, चलो आने दो फटाफट। वेल बहुत अच्छे बच्चों, आप बड़ा पढ़ने वाले बच्चों, आप रिप्लाई कर दोगे। वेल गुड वेरी गुड। देन कहने का मतलब जो आरबीसी की जो नॉर्मल काउंटिंग होती है गाइज, ये 4.5 to 6.5 मिलियन। कहने का मतलब 4.5 से लेकर के और 6.5 मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 4.5 मिलियन का मतलब 45 लाख और 6.5 मिलियन का मतलब 65 लाख। कहने का मतलब 45 लाख से लेकर के 65 लाख तक नॉर्मल क्या होती है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर आरबीसी की संख्या होती है 4.5 to 6.5 मिलियन। क्लियर गाइज। वेल बहुत अच्छे। देन इसके बाद में नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूंगा, द फंक्शन ऑफ आरबीसी, द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी। आपको इसका आंसर देना है, आपको बताना है कि आरबीसी का जो मुख्य काम है वो क्या काम है। द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी, गिव मी योर आंसर, पुट योर आंसर इन द लाइव चैट बॉक्स, पुट योर आंसर क्विकली। द फंक्शन ऑफ द आरबीसी, एक छोटी सी लाइन में बड़ा सुंदर और प्यारा आंसर होना चाहिए। बताओ द फंक्शन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का काम क्या है। तो गाइज आरबीसी का काम है इट कैरी टू ऑक्सीजन। क्या, कैरी टू ऑक्सीजन। जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को अपने साथ उठा के लाती है, बाइंड करवा के लाती है, और साथ साथ में अपनी बॉडी की ऑर्गन्स, टिश्यू, हर सेल तक क्या पहुंचाती है, इस ऑक्सीजन को पहुंचाती है। लेकिन फॉर काइंड योर नॉलेज, ध्यान रखना गाइज, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आरबीसी की भी जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एचबी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एचबी का मतलब यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब क्या है, हीम। अब आप भली बात ही जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एक तो इसमें प्रोटीन कंपोनेंट होता है और दूसरा क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, आयरन। देखो हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन होती है 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो कहने का मतलब प्रोटीन और आयरन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो कौन है, जिसे क्या कहते हैं अपन, एचबी कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, इस एचबी को और क्या कह सकते हो। देखो एचबी किससे बना है, आयरन से ही बना है। एचबी किससे बना है, प्रोटीन से ही बना है। तो आप ये कह सकते हो गाइज, क्या कह सकते हो कि जो एचबी होता है वो क्या होता है, एचबी एक प्रकार का मेटलो प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है। क्या, जो एचबी है ये क्या है, मेटालो प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। मेटालो बना है मेटल से, यानी कि धातु भी है एचबी में। ये धातु कौन सी है, आयरन है। और प्रोटीन यहाँ पे कौन सी है, ग्लोबुलिन है। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन कॉमनली पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो एचबी होता है ये क्या है, एक प्रकार का मेटालो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होता है। तो गाइज आरबीसी के अंदर भी एक्चुअली जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है वो कौन करता है,
Hb करता है। और गाइज इस Hb के अंदर ऑक्सीजन के बाइंडिंग से संबंधित एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछे बड़ा अच्छा, क्या पूछे कि भाई एक Hb मॉलिक्यूल यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड होता है। क्या क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, GMCS में पुटअप हुआ है 2016 के अंदर। जो रैक राजकुमारी अमृत कौर है, दिल्ली के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर भी MSc एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पुटअप हुआ है, PGI के अंदर पुटअप हुआ है और भी कई एग्जाम्स में पुटअप हुआ है कि 1 Hb मॉलिक्यूल बाइंड्स टू हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। Hb का 1 मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। गिव योर रिप्लाई, गिव योर, हे कम ऑन गाइस, गिव योर रिप्लाई, गिव जल्दी, क्विक फास्ट, चुटकी में आंसर आना चाहिए गाइस, यार समय नहीं लगना चाहिए। तो फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द Hb बाइंड्स टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है Hb यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, 4 मॉलिक्यूल से। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को उठा करके ले जाता है, कैरी करता है। और गाइज इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, यहाँ वेट में अपन बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहेंगे कि जो 1 ग्राम Hb होता है, क्या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इज कैरी टू हाउ मेनी ऑक्सीजन। गिव योर रिप्लाई, पुट योर आंसर इन दी लाइव चैट सेक्शन, गिव योर रिप्लाई। है कम ऑन गाइस, गिव योर रिप्लाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम में पुटअप हुआ है और इन फ्यूचर भी आपको पुटअप होने वाला है। तो गाइस ध्यान रखना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी टू 1.34 ml ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। कौन कैरी करता है गाइस, हीमोग्लोबिन 1 ग्राम है हीमोग्लोबिन। क्लियर गाइस। तो गाइस ये अपनी बेसिक थिंग्स थी किसके रिगार्डिंग, आरबीसी की रिगार्डिंग। और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। ये जो चीजें अपन ने डिस्कस की थी, जब आप नोट्स बनाओ तो गाइस नोट्स बनाते टाइम पर एवरीथिंग आपको मेंशन करना है। बड़े अच्छे नोट्स आपके बनने वाले हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए मेंशन कर दी है। क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट 4.5 to 6.5 मिलियन मेंशन किया है। नॉर्मल आरबीसी साइज 7.2 माइक्रोन मेंशन किया है। फंक्शन ऑफ द आरबीसी कैरी टू ऑक्सीजन, यहाँ पर हाईलाइट करके ये भी मेंशन कर दिया है कि आरबीसी के अंदर भी ऑक्सीजन को जो कैरी करता है, बाइंड करता है, वो कौन बाइंड करता है, Hb के साथ में बाइंड होती है। और अगर आपसे पूछे कि साहब Hb क्या है, तो आप कह सकते हो Hb इज आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर मेटालोप्रोटीन। क्या, मेटालोप्रोटीन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि Hb मेटल, धातु कौन है, आयरन और प्रोटीन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, इसलिए Hb को क्या कहते हैं, Hb इज ए आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर मेटालो प्रोटीन। फिर देखिए अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1 Hb मॉलिक्यूल कैरी टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि Hb का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। ये भी मेंशन कर दिया है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है, वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 1.3 ml ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। क्लियर गाइज, वेल गाइज, आई यू अंडरस्टैंडिंग गाइज, रिप्लाई मी, गिव मी, पुट योर रिप्लाई इन लाइव चैट सेक्शन, पुट, आर यू अंडरस्टैंड। ओके, वेल, बहुत अच्छे। चलो देन इसके बाद में गाइज अपन बात करना चाहेंगे, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे अपन कहते हैं क्या, हेमेटोक्रिट। क्या कहते हैं गाइज इसे, हेमेटोक्रिट। गाइज ध्यान रखना, ये जो हेमेटोक्रिट है इसी का दूसरा नाम है PCV। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, लेकिन मतलब आप कभी नहीं समझ पाए होंगे इसका। लेकिन आज
आप इसका मतलब समझोगे? पहली बात तो ध्यान रखना, हेमेटोक्रिट एक पॉपुलर टर्म है, हर एक बच्चे को इसका नाम पता होता है। और गाइज हेमेटोक्रिट लेवल का ही दूसरा नाम क्या है? पीसीवी। पीसीवी का पूरा नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी का पूरा नाम क्या है गाइज? पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हेमेटोक्रिट लेवल या फिर इसका दूसरा नाम कह लो पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्या होती है, किसे कहते हैं अपन? हेमेटोक्रिट लेवल। तो गाइज देखो, अपना जो ब्लड है, जो होल ब्लड है, जो 100% पूरा जो ब्लड है, इस पूरे ब्लड के अंदर आरबीसी का जो परसेंटेज वॉल्यूम है, इस परसेंटेज वॉल्यूम को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोक्रिट लेवल कहते हैं। यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी इज नॉन एज हेमेटोक्रिट लेवल या फिर पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो गाइज यहाँ से नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा कि आरबीसी का नॉर्मल परसेंटेज वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल कितना होता है, नॉर्मल पीसीवी कितनी होती है। पुट योर आंसर, पुट योर आंसर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइज, पुट योर आंसर इन लाइव सेक्शन है, पुट योर आंसर है द नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल। चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट थिंग पुट योर आंसर, द नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल इज, हेमेटोक्रिट लेवल नॉर्मल कितना होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर? गाइज योर रिप्लाई, योर आंसर क्या होगा? चलो यहाँ पे देखो, वेल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो अपना हेमेटोक्रिट लेवल होता है, क्या होता है? ये जो हेमेटोक्रिट लेवल है ये एक प्रकार से वेरिएबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ये इन्फेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है, चिल्ड में थोड़ा डिफरेंट होता है, मेन में थोड़ा डिफरेंट होता है, वुमेन में थोड़ा डिफरेंट होता है, ओल्ड एज में थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन अपन यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू की बात करना चाहेंगे। क्या बात करना चाहेंगे कि गाइस जो मेन होते हैं, मेन का मतलब जो पुरुष होते हैं, इन पुरुषों के अंदर हेमेटोक्रिट लेवल फीमेल्स के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना? इतना सा ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ बात करना चाहूँगा इतना सा ज़्यादा कितना, तो ध्यान रखना मेल्स के अंदर जो हेमेटोक्रिट लेवल है ये होता है 45 से 52%। कहने का मतलब जो अपना ब्लड है, इस ब्लड के अंदर 45 से लेकर के 52% के बीच में क्या होती है? मेल के अंदर आरबीसी होती है। यानी कि ये आरबीसी का क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम है। यानी कि 45 to 52% इज द नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल इन ए एडल्ट हेल्दी मेल पर्सन। देन इसके बाद में मेल के बाद में अपोजिट जेंडर की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। किसकी बात करना चाहूँगा? फीमेल की बात करना चाहूँगा। तो गाइस ध्यान रखना, फीमेल के अंदर मेल से थोड़ा सा हेमेटोक्रिट लेवल क्या रहता है? कम रहता है। वैसे अगर बात में कहे बिना नहीं रहूँगा, चाहे क्लास हो चाहे लाइव क्लास हो। हाँ वैसे गाइस फीमेल्स वैसे मेल से कभी पीछे नहीं रहती, लेकिन पता नहीं नेचर ने क्या किया और क्या नहीं किया, आखिर फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों में पीछे ही रख दिया है ना। कैसे? देखो मेल में आरबीसी का परसेंटेज वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया और फीमेल में क्या कर दिया? कम कर दिया। आप वेट की बात कर लो, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, पुरुषों में तो फीमेल थोड़ा कम होता है। आप चाहे पूरे ब्लड की बात कर लो, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा क्या होता है? कम होता है। लेकिन गाइस ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर फीमेल्स एडवांस होती है पुरुषों से। लेकिन गाइस मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मेल ज़्यादा है, मेल एडवांस है। मेल में हेमेटोक्रिट थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 45 to 52%। वेल गाइस फीमेल की बात करना चाहूँगा तो गाइस फीमेल के अंदर नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल 38 to 40% होता है। कहने का मतलब ब्लड के अंदर 38 से 48% क्या होती है? आरबीसी होती है। यानी कि फीमेल में नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल या फिर पीसीवी कितना हो गया? 38 to 45%। क्लियर गाइज? वेल बहुत अच्छे। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, अपन ने देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से। जब आप नोट्स बनाओ तो यहाँ पर काम आएंगे। तो गाइज परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इज नॉन एज हेमेटोक्रिट लेवल या फिर पीसीवी। देख लीजिए नॉर्मल मेंशन है, नॉर्मल इन मेल, यानी कि हेमेटोक्रिट मेल में नॉर्मल होती है कितनी? 45 से 52%। नॉर्मल इन फीमेल 38 to 48%।
इम्पोर्टेंट। तो गाइज ये तो आरबीसी ट्रांसफ्यूजन अपन पढ़ रहे थे। सो आरबीसी की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टीम जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पुटअप हुई है और इन फ्यूचर भी ये पुटअप होती रहेगी। सो आपको इसके रिगार्डिंग भी ध्यान रखना है। देन गाइज इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे इंडिकेशन ऑफ आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। गाइज अपन ब्लड के एक कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन पढ़ रहे हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन पढ़ रहे हैं। तो एक बार गेस करो द इंडिकेशन ऑफ आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। इंडिकेशन का मतलब वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी डिजीज कंडीशन है, वो कौन सी एब्नॉर्मलिटी है जिसके अंदर अपन किसी पेशेंट को पर्टिकुलर ब्लड का पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि इरिथ्रोसाइट क्या करते हैं अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो गिव योर रिप्लाई, पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन है। गिव योर रिप्लाई, क्या कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं एक पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, किस कंडीशन में करते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन, आने दो जितने भी आपके माइंड में है सारी की सारी आने दो, आने दो, आने दो बच्चा, रिप्लाई आने दो। आप बताओ फिर मैं बताऊंगा आपको। अगर कोई देखो इंसान गलतियों से ही सीखता है। देखो मेरे को तो पहले कुछ भी नहीं पता था इन लाइव क्लासेस के बारे में, कैसे चलती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन देखो वो आपको पता है बहुत सारी गलतियां अपने से हुई, बहुत सारी बार तो क्लासें फेल रही, लेकिन आखिर जब जब गलतियां होती गई उन गलतियों से मैं सीखता गया और एटलीस्ट इन गलतियों में पूर्णतः क्या हो गया, सुधार हो गया। और आज आपके सामने बिल्कुल खटाखट एकदम क्या चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो गाइज ध्यान रखना गलतियों से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर एक बार गलती हुई है और उस गलती से अगर डर करके दोबारा अगर आप वो काम नहीं करोगे तो गाइज ऐसी कंडीशन में जो आपकी मंजिल है, टारगेट है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइज अगर गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करोगे तो ध्यान रखना इससे बेनिफिट ही होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अपन ने ट्राई किया था तो फर्स्ट टाइम अपने पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब गलती की है, मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से अपन दूर रह गए। अब दोबारा जब ट्राई कर रहे हैं तो अब अपन एक्सपीरियंस के साथ में ट्राई कर रहे हैं। सो इस बार अपने को 100% बेनिफिशियल यानी कि अपना सक्सेस है। कहने का मतलब जो भी टारगेट है वो अचीव होने वाला है। सो गलती से ना डरो कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इतने बच्चे देख रहे हैं यार क्या सोचेंगे इसका तो आंसर है गलत है। अरे ये बहुत अच्छा है, कम से कम आपको तो पता लगेगा कि अपना लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, अपन कितने पानी में हैं और दूसरों से कंपटीशन करने में अपन कितने आगे हैं या फिर कितने पीछे हैं। इसलिए गाइज हर एक क्वेश्चन का तुरंत क्या करना, आपको रिप्लाई करना है। चीटिंग करने का तो यहाँ पे कोई मौका ही नहीं होता। जैसे कि क्लास के अंदर तो फिर भी आप चीटिंग कर लेते हो। कैसे कर लेते हो, हाँ पूछ लेते हो, बताना ऐसे पूछ लेते हो। लेकिन यहाँ तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। वेल बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपके रिप्लाई आए। तो मेरी बात सुनो गाइज, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन के इंडिकेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा कि भाई आरबीसी है, आरबीसी में एचबी है। कहने का मतलब जिसके अंदर भी आरबीसी की कमी हो या फिर जिसके अंदर भी एचबी की कमी हो, कहने का मतलब जब एचबी की डिफिशियंसी हो या फिर आरबीसी की डिफिशियंसी हो तो उन सभी केसेस में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं जहां पर अपने को एचबी क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज यहाँ से बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है गाइज, एग्जाम में आ भी चुका है और इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन आएगा बिकॉज बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या क्वेश्चन है मेरा कि भाई अपन ने कहा कि जब एचबी लेवल कम हो, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो, देन वी कैन डू आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। कहने का मतलब अगर एचबी लेवल कम है तो क्या कर सकते हैं अपन, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान, कितना कम हो, क्या हेमेट यानी कि एचबी लेवल कितने से कम हो तब अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करें, बताओ। किल देखो मेरा क्वेश्चन सुनो एक बार। तो क्वेश्चन क्या है कि साहब किसके अंदर इन कहने का मतलब यहाँ पे इन एडल्ट, क्या एडल्ट पर्सन के अंदर एचबी लेवल कितने से कम हो तब अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे। हे गाइस कम ऑन, क्या एचबी लेवल एडल्ट पर्सन में कितने से कम हो, कितने ग्राम पर डीएल से कम एचबी हो तब अपन किसी पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कम ऑन गाइस, पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, पुट कम ऑन गाइस।
तुरंत रिप्लाई करो वेल वेल, बहुत अच्छे, वेल बहुत अच्छा। तो गाइस ध्यान रखना, अगर अपन एडल्ट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एडल्ट में अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम पर डीएल या फिर 8 ग्राम पर डीएल से कम हो, क्या इफ हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम पर डीएल और लेस देन 8 ग्राम पर डीएल देन आरबीसी कैन बी ट्रांसफ्यूज। तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से एक क्राइटेरिया का और ध्यान रखना, अगर यहाँ से एडल्ट के बजाय अपने को पूछ ले इन्फांस, क्योंकि आपको पता है इन्फांस के अंदर एडल्ट के कंपेरेटिवली एचबी लेवल ज़्यादा होता है, तो इन्फांट के अंदर एचबी लेवल कितने से कम हो तब अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन उस इन्फांट को करेंगे। तो ध्यान रखना गाइज, अगर इन्फांट में अगर एचबी लेवल कितना 12 या फिर 12 ग्राम पर डीएल, गाइज यहाँ पे डीएल का मतलब है डेसीलीटर और डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। 100 ml को आप क्या कहते हो, एक डेसीलीटर कहते हो। तो एक डेसीलीटर के अंदर यानी कि 100 ml के अंदर अगर इन्फांट में 12 ग्राम या 12 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन लेवल है तो अपन क्या कर सकते हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। देन सो गाइज पहला इंडिकेशन तो आपने कह दिया कि जब भी एचबी लेवल कम हो तो अपन क्या कर सकते हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। देन गाइज ये वेल चीज आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, देखो यहाँ पे एचबी यानी एचबी ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, जिसको ब्लड लेना है, यानी कि लेने वाला जो रिसीवर है उसे क्या कहते हैं अपन, रिसिपिएंट कहते हैं। यानी कि रिसिपिएंट का यानी कि पेशेंट का, और पेशेंट कौन हो, अगर इन्फांट हो और अगर इसका एचबी लेवल 12 ग्राम या 12 ग्राम से कम हो तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर एडल्ट है तो इसका एचबी लेवल 8 ग्राम या फिर 8 ग्राम से कम है तो क्या कर सकते हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। वेल देन इसके बाद में आप नेक्स्ट इंडिकेशन गाइज यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। गाइज बहुत प्रकार का एनीमिया है, आपने नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, आपने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो गाइज इनमें से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आरबीसी ट्रांसफ्यूजन के अंदर कि जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कहने का मतलब ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आयरन की कमी हुई है। और ध्यान रखना, जब आयरन की कमी हुई है तो एचबी नहीं बनेगा, बिकॉज एचबी बनता किससे, आयरन और प्रोटीन से ही तो बनता है। अब आयरन की कमी हुई तो एचबी फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहेंगे। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस के अंदर भी क्या किया जाता है, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्योंकि आयरन की कमी हुई है तो एचबी की कमी होगी। जब एचबी की कमी होगी तो ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट के अंदर कैरी नहीं कर पाएंगे एचबी, और जब नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो गाइस ब्लड में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, टिश्यू में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड में O2 लेवल कम होता है तो आप इसे कहते हो हाइपोक्सीमिया, और जब टिश्यू में O2 लेवल की डिफिशियंसी होती है तो अपन इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। कहने का मतलब हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया दोनों कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। सो गाइज यहाँ से एक बात और मैंने मेंशन की है कि जितने भी एनीमिया के टाइप्स होते हैं, इन सभी एनीमियाज के अंदर अपने इंडिया में, अपनी कंट्री के अंदर एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा है, दिस टाइप इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया। देखिए गाइस 7 अक्षरों के अंदर मेंशन किया है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया। सो गाइस आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इंडिया के अंदर कौन से प्रकार का एनीमिया कॉमनली देखने को मिल सकता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन दी इंडिया। तो आपका आंसर क्या जाएगा गाइज, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्लियर गाइज, वेल देन यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और एज ए क्वेश्चन, जब किसी पेशेंट में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, क्या गाइज ध्यान जरा, तो ध्यान दीजिए गाइज, जब किसी पेशेंट में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो ऐसी केस के अंदर उसके अंदर सबसे अर्ली फीचर, इनिशियल फीचर क्या देखने को मिलेगा। ध्यान रखना गाइज, बहुत सी एग्जाम में अर्ली फीचर पुटअप होता है किसी भी डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर अपन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना, जब भी किसी पेशेंट में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो उसमें सबसे पहला अर्लीस्ट यानी कि जो इनिशियल सिम्टम देखने को मिलेगा वो
क्या देखने को मिलेगा, लेथार्जी देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। अर्ली या फिर इनिशियल सिम्टम ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज लेथार्जी, यानी कि फैटिक रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, काम करने का मन रहेगा, एनर्जी लेवल लो, काम करने का मन नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर गाइज? तो ये इंडिकेशन है, किसके इंडिकेशन है, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन के। वेल गाइज, आई यू अंडरस्टैंड गाइज? बच्चों समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा, देख लेना, कहीं ऊपर से जा रहा हो, नीचे से जा रहा हो, और फिर आप देख भी रहे हो और फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप बता देना गए बच्चों, है ना, जो भी हो वो आप बता देना। देन क्या अपन उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे। वैसे मैं मेरी तरफ से आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई दी बेस्ट, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कोई कमी नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई कुछ आपको कोई भी समस्या होती है स्टडी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप मुझे बता सकते हैं, अपन एब्सोल्युटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे गाइज, यूज्ड प्रिजर्वेटिव एजेंट फॉर आरबीसी स्टोरेज। गाइज जैसा कि आपको पता है कि आप अपने पास ब्लड बैंक के अंदर अलग से सेपरेटली आरबीसी स्टोर की जाती है। तो गाइज जब अपन आरबीसी को स्टोर करते हैं, स्टोर क्यों करते हैं, ताकि जब किसी पेशेंट को आरबीसी की नीड हो और अगर इमरजेंसी में अगर नीड है तो इमीडिएट उसे आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की जा सके, इसलिए ब्लड बैंक के अंदर आरबीसी स्टोर की जाती है। लेकिन आपको पता है कि देखो, अगर अपन ने खाना बनाया, कुछ भी हो, अगर उस खाने को अगर अपन बाहर रहने देंगे, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो गाइस आज नहीं तो कल नेक्स्ट डे वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, तो उसके अंदर पैथोजेंस ग्रो कर जाएंगे उसके अंदर, तो खाने लायक नहीं रहेगा। तो गाइस इसी प्रकार से अगर अपन आरबीसी को भी प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे सूटेबल टेम्परेचर पे, सूटेबल एनवायरनमेंट में, और उसको जिंदा रहने के लिए कुछ अपन पर्टिकुलर चीज़ें अगर उसे नहीं देंगे, तो गाइस वो आरबीसी स्टोर नहीं रह पाएगी। वो जो आरबीसी वो डेड हो जाएंगी, डेड होने के बाद में वो आरबीसी किसी काम की नहीं रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे अपन बात करना देंगे प्रिजर्वेटिव एजेंट, यानी कि वो कौन कौन से एजेंट हैं जो आरबीसी को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती हैं। इन प्रिजर्वेटिव एजेंट्स को ऐड करने से आरबीसी कुछ समय तक खराब नहीं होती, उसकी डेथ नहीं होती है, वो सर्वाइव कर पाती है, उसका लाइफ स्पान बढ़ पाता है। तो गाइज अपन उन्हीं प्रिजर्वेटिव एजेंट्स की बात करते हैं। तो गाइज बेसिकली अगर अपन ये प्रिजर्वेटिव एजेंट काम में नहीं ले आरबीसी को स्टोर करने पर, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम होगी। एक तो जो आरबीसी है उनमें कोएगुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एंटी कोएगुलेशन का भी काम करेगा, और दूसरी आरबीसी का लाइफ स्पान भी मेंटेन रहेगा, जल्दी ही आरबीसी मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अपन बात करना चाहेंगे वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव एजेंट जो आरबीसी स्टोरेज के लिए अपन काम में लेते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा CPD। क्या गाइज, CPD ध्यान रखना, C का मतलब सिट्रेट है, F का मतलब फॉस्फेट है, D का मतलब क्या है, डेक्सट्रोज है। जो आरबीसी स्टोरेज के ये जो मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपन प्रिजर्वेटिव एजेंट काम में लेते हैं गाइज, वो कौन सा काम में लेते हैं, CPD यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। देन इसके अलावा जो और कंपोनेंट अगर अपने पास CPD नहीं हो तो अपन और भी काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं, ACD। क्या काम में ले सकते हैं, ACD का मतलब यहाँ पे है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, यानी कि अगर अपने पास CPD नहीं हो तो अपन एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज भी काम में ले सकते हैं आरबीसी को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। अपन इसे ब्रीफली ACD कहते हैं, और आपको ऑप्शन के अंदर भी ACD और CPD ऐसे ही नाम करके मिलेगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे थर्ड कहना चाहूँगा क्या, कि जो तीसरा एजेंट है वो भी अपन काम में लेते हैं। एक और एजेंट है, उसका नाम क्या है, SDA। क्या नाम है, SDA। S का मतलब सेलाइन, D का मतलब डेक्सट्रोज, और A का मतलब एडेनिन, यानी कि सेलाइन डेक्सट्रोज एडेनिन। गाइस ये 3 प्रकार के एजेंट है, और 3 में से सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है वो कौन सा है, CPD। लेकिन अब यहाँ पे
पे ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों के अलावा हाल फिलहाल जो सबसे नया, जो सबसे लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट खोजा गया है, जो काम में अपन ले रहे हैं, यानी कि सबसे लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट वो कौन सा है? CPDA। कौन सा है? CPDA। CPD देखो, CPD तो वो पहले वाले, यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ए का मतलब इसमें एडेनिन अपन ने, यानी कि डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने और ऐड कर दिया, और एक नया जो लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट है वो बन गया, जो कॉमनली अपन हाल फिलहाल में काम में ले रहे हैं। तो गाइज अपने पास में 4 प्रिजर्वेटिव एजेंट है जो आरबीसी को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। CPD है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, नाम प्रोनाउंसिएट करो गाइज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ACD है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। देन SD है, सेलाइन डेक्सट्रोज एडेनिन। और जो लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हाल फिलहाल में कॉमनली काम में लिया जा रहा है वो कौन सा है गाइज? CPDA, यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। क्लियर गाइज? वेल देखिए गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए सवर्ण अक्षरों के अंदर क्या कर दी हैं? मेंशन कर दी हैं। देखिए CPD, यानी कि CPD का मतलब है यहाँ पे क्या? CPD पूरा नाम भी यहाँ पे मेंशन है, क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं। यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो मैं आपकी क्वेरी के द्वारा सोल्व कराऊंगा। लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट, पहला CPD है, और दूसरा कौन सा है? ACD मेंशन किया, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। तीसरा कौन सा है? SDA, यानी कि सेलाइन डेक्सट्रोज एडेनिन है। देन इसके बाद में देखो हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाईलाइट करने का मतलब ये है, एरो लगाई किया है, येलो कलर से हाईलाइट किया है, क्या किया है? लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट CPDA। CPD वही पहले वाला है, सिर्फ A ऐड किया गया, और ए का मतलब क्या होता है? एडेनिन होता है। सो इसका पूरा नाम क्या हो गया? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। क्या हो गया? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इन प्रिजर्वेटिव एजेंट से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसका रिप्लाई अभी आपको करना है, और आपको देखना आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया, कितना आपको समझ में आया और कितना आपको समझ में नहीं आया। तो गाइज यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है गाइज, सभी रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर स्टोरेज ऑफ आरबीसी या फिर पीसीवी की पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर आरबीसी को स्टोर करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए है CPD, ऑप्शन बी है SDA, ऑप्शन सी है ACD, और ऑप्शन डी है CPDA। गाइज मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। अब क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, आपके IQ लेवल के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर गाइज। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल्स उतने ही डेवलप होंगे। गाइज मैं आपके लिए जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होगा क्वेश्चन सेशन भी लेकर के आऊँगा क्लियर, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन टॉपिक के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा और भी जो एडिशनल क्वेश्चन है उनके लिए अपन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अपन क्वेश्चन सेशन लेकर के आएंगे। सो गाइस पुट योर आंसर, सभी बच्चे पुट करो आंसर। कोई भी अपने पास रखेगा नहीं, आपके पास रखा हुआ किसी काम नहीं आएगा। यहाँ भेजो, लाइव चैट के अंदर कमेंट करो, रिप्लाई करो, ताकि पता लगे आपका IQ लेवल कैसा, आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना सही जा रहे हो। तो गाइज मैं अनाउंस करने वाला हूँ करेक्ट आंसर है। तो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गाइज मैंने पहले ही बता दिया था। देखो यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पर भी मोस्ट कॉमन मेंशन किया गया है, और यहाँ पर भी फिर क्या पूछ लिया इसने? मोस्ट कॉमनली यूज। लेकिन ध्यान रखना, जब CPDA नहीं था उस टाइम पर मोस्ट कॉमनली कौन सा काम में लेते थे? CPD। लेकिन अब लेटेस्ट आ गया है, इससे भी अच्छा आ गया है। इस CPD में यानी कि एडेनिन और ऐड कर दिया है, जिससे कि जो RBC है इसकी
सर्वाइबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आरबीसी का लाइफ स्पान थोड़ा और भी बढ़ जाता है। इसलिए सीपीडी से भी अच्छा कौन सा आ गया अब अपने पास है, सीपीडीए। और क्वेश्चन के अंदर भी देखो हिला के पूछा है लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर लेटेस्ट प्रिजर्वेटिव एजेंट जो कॉमनली काम में लिया जाता है, भाई सीपीडी तो पुराना है, बहुत पुराना है, तो लेटेस्ट कौन सा है यहाँ पे, सीपीडीए। सो गाइस जो करेक्ट आंसर इज डी, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि सीपीडीए सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। वेल बहुत बच्चों का आंसर अच्छा आया है। वेल इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग रेशियो बहुत अच्छा है बच्चों, लाइन पे चलते रहो, पढ़ते रहो कंटिन्यू, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि योगी की दुआ खाली नहीं जाती है बच्चा, है ना। देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात यहाँ से करना चाहेंगे, एक चीज़ देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, देखो यहाँ पे चारों के चारे प्रिजर्वेटिव, चाहे से सीपीडी हो, चाहे से एसईडी हो, चाहे से एसडी हो, चाहे से सीपीडीए हो, इन चारों में एक चीज़ कॉमन है। देखो क्या कॉमन है, बताओ मुझे। चारों के चारों प्रिजर्वेटिव एजेंट में एक चीज़ कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है, क्या कॉमन है गाइज, डी। डी का मतलब क्या है, डेक्सट्रोज है। डी का मतलब क्या है, सारे के सारे प्रिजर्वेटिव एजेंट में क्या है, डेक्सट्रोज। ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट नहीं जिसके अंदर डेक्सट्रोज नहीं हो। तो गाइज यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि साहब आरबीसी के स्टोरेज के लिए प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप के अंदर डेक्सट्रोज को ऐड करने का क्या मतलब है। द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डेक्सट्रोज विच एडेड इन द आरबीसी स्टोरेज, कि आरबीसी स्टोरेज के अंदर डेक्सट्रोज ऐड करने का, मिक्स करने का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है, ये रहा क्वेश्चन, फोकस ऑन द क्वेश्चन है, फोकस ऑन द क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है गाइस, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेक्सट्रोज एडेड इन द स्टोरेज ऑफ आरबीसी या फिर पीसीवी, कि आरबीसी के स्टोरेज के अंदर डेक्सट्रोज का मुख्य रोल क्या होता है, आखिर क्यों अपन डेक्सट्रोज ऐड करते हैं। आपके लिए है ऑप्शन यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट, कि साहब एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट आरबीसी को प्रिजर्व करने के लिए अपन डेक्सट्रोज ऐड करते हैं। ऑप्शन बी है यूज्ड फॉर प्रोवाइड एनर्जी टू दी आरबीसी, कि साहब आरबीसी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप डेक्सट्रोज ऐड करते हो। ऑप्शन सी है यूज्ड टू इंक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, कि साहब आप आरबीसी का लाइफ स्पान बढ़ाने के लिए, ताकि लंबे समय तक आरबीसी जिंदा रहे, क्या इसके लिए आप डेक्सट्रोज ऐड करते हो। देन ऑप्शन डी आपके पास में है यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी आरबीसी, कि साहब आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या आप डेक्सट्रोज ऐड करते हो। हे गाइस कम ऑन गाइस, पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन है, पुट योर आंसर क्विक फास्ट। जो बच्चे बच गए हैं वो भी सारे अपना आंसर, अपना रिप्लाई पुट करो गाइस, ताकि आपको पता लगे कि अपने को कितना समझ में आ रहा है, अपन कितना सही जा रहे हो वहाँ पे ना, ताकि आपको अपने लेवल ऑफ नॉलेज का असेसमेंट हो। तो गाइज आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे बोल दो, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, काम का समय खराब होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में बोल दो ना, मैं समझ जाऊंगा ना। वेल 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 वेल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेल तो गाइज अब मेरा आंसर सुनिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गाइज जो डेक्सट्रोज होता है ग्लूकोज का ही एक पार्ट है, जो डेक्सट्रोज होता है, इस डेक्सट्रोज से आरबीसी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और गाइज जब आरबीसी को न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो आरबीसी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और जब आरबीसी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा या फिर मेंटेन रहेगा एनर्जी लेवल, तभी तो आरबीसी का लाइफ स्पान बढ़ेगा। आरबीसी में एनर्जी नहीं रहेगी तो लाइफ स्पान कहाँ से बढ़ेगा। कहने का मतलब जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो आरबीसी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आरबीसी का लाइफ स्पान बढ़ेगा, और जब आरबीसी का लाइफ स्पान बढ़ेगा तो आरबीसी प्रिजर्व रह पाएगी, आरबीसी संरक्षित सुरक्षित रह पाएगी, आरबीसी खराब नहीं होगी, आरबीसी की डेथ नहीं होगी। स्टोरेज सक्सेसफुल रहने वाला है नॉर्मल टाइम पीरियड के लिए। सो गाइज यहाँ पे एज ए पहली प्रायोरिटी अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर ऑप्शन डी आपके ऑप्शन में नहीं हो तो फिर जाएगा आंसर ऑप्शन बी, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करने के लिए। अगर बी भी नहीं है,
एनर्जी लेवल पे नहीं है, फिर आपका आंसर जाएगा लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में नहीं है, फिर आपका आंसर जाएगा प्रिजर्वेटिव एजेंट। वेल, बहुत अच्छों का आंसर क्या ठीक आया। चलो देन इसके बाद में नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग आई जो कि आपके लिए हाईलाइट की गई, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर के रिगार्डिंग कि आरबीसी को देखिए गाइज, चाहे से कोई वैक्सीन हो, चाहे से कोई बॉडी पार्ट हो, ऑर्गन हो, और चाहे से अपने ब्लड का कंपोनेंट हो, हर किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर सूटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज आरबीसी को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ द आरबीसी इज, आरबीसी का नॉर्मल स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो गाइज कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जितना ऑक्सीटोसिन का होता है उतना ही किसका होता है गाइज? आरबीसी का होता है। लेकिन ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछे, एवरेज के अंदर पूछ ले द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ आरबीसी। ऑप्शन ए में आ जाए 2 डिग्री सेल्सियस, बी में आ जाए 4 डिग्री सेल्सियस, सी में आ जाए 6 डिग्री सेल्सियस, डी में आ जाए 8 डिग्री सेल्सियस। आप क्या चूज करोगे? पुट योर आंसर, बट मेंशन कर रखा है मैंने। तो एवरेज करना है। एवरेज कितना है? 4 डिग्री। अगर रेंज में आता है तो 2 से 8 डिग्री चूज करना है, एवरेज आता है तो कितना चूज करना है? 4 डिग्री सेल्सियस। देन इसके बाद में बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन कि अपन आरबीसी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज इसका नॉर्मल टाइम है 35 से 42, यानी कि 35 to 42 डेज वी कैन स्टोर टू द आरबीसी है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 35 से 42। ध्यान रखना, ये जो 42 डेज है ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन आरबीसी को स्टोर कर सकते हैं 42 डेज तक, बल्कि नॉर्मली आरबीसी स्टोर की जाती है 35 दिन तक। और ध्यान रखना, जब अपन आरबीसी को नॉर्मली 35 दिन तक स्टोर करते हैं तो भी 35 दिन तक स्टोर करने से भी जो आरबीसी अपन ने स्टोर की थी उनमें से 30% आरबीसी क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। माना जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, आपने कितनी 10 लाख आरबीसी स्टोर की थी 35 दिन के लिए, तो 35वें दिन इन 10 लाख आरबीसी में से 30% यानी कि 3 लाख आरबीसी खत्म हो जाएंगी, केवल 7 लाख आरबीसी जिंदा रहेगी। इसलिए 35 दिन के बाद में जैसे जैसे आप इसका स्टोरेज ड्यूरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे खत्म यानी कि डिस्ट्रॉय होने की, डेथ होने की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 35 दिन तक आरबीसी को स्टोर करते हैं तो कितने % आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है? 30% आरबीसी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ 1 यूनिट ऑफ आरबीसी। आरबीसी की 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज करने में कितना समय लगता है? कितने समय में आरबीसी की 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जानी चाहिए? तो गाइस 2 से 4 घंटे के अंदर आरबीसी की 1 यूनिट क्या हो जानी चाहिए? ट्रांसफ्यूज हो जानी चाहिए। और एवरेज कितना है? 3 आवर। थ्योरेटिकली एवरेज आंसर देना है 3 घंटे का, रेंज में है 2 से 4 घंटे। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे द ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ दी 1 यूनिट ऑफ आरबीसी इज, ऑप्शन में ऐसे आए 1 to 3 आवर्स, बी में आ जाए 2 to 4 आवर्स, सी के अंदर आ जाए 3 to 4 आवर, डी के अंदर आ जाए 4 to 6 आवर। तो ऐसी कंडीशन में क्या चूज करेंगे? 2 to 4 आवर। अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 यूनिट ट्रांसफ्यूजन ऑफ द आरबीसी, ऑप्शन ए में 1 आवर आ जाए, बी में 2 आवर आ जाए, सी में 3 आवर आ जाए, डी में 4 आवर आ जाए, तो फिर अपन एवरेज क्या चूज करेंगे यहाँ पे? 3 आवर। और यहाँ से ध्यान रखना, जो फ्लो रेट होती है आरबीसी की, यानी कि अपन जब आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो किस फ्लो रेट से ट्रांसफ्यूज करते हैं। जब मैंने आईवी फ्लूइड की क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? ml पर मिनट। कहने का मतलब 1 मिनट में कितनी ml अपन यहाँ पे ट्रांसफ्यूज करेंगे, या 1 घंटे में कितनी ml अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, जब अपन आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो 85 से 100 ml आरबीसी ट्रांसफ्यूज होनी चाहिए। कितने घंटे में? 1 घंटे में। घंटे की बात करें, हावर की बात करें, तो 1 घंटे के अंदर 85 से 100 ml आरबीसी क्या हो जानी चाहिए? ट्रांसफ्यूजन। अगर इस रेट से करोगे तभी 2 से 4 घंटे के अंदर 1 यूनिट क्या हो पाएगी? आरबीसी की ट्रांसफ्यूज हो पाएगी। अगर आप मिनट की बात करते हो कि सर अगर हमें हावर पर ml ना पूछ करके ml पर मिनट पूछ ले कि भाई 1 मिनट में कितनी ml आरबीसी ट्रांसफ्यूज करनी चाहिए, तब हम क्या आंसर दें? तब
तब आपका आंसर जाएगा 1 से 2 ml पर मिनट। और गाइज यहाँ से भी फर्दर क्वेश्चन बन जाता है कि सर ml के अंदर भी आंसर नहीं पूछे, हमें ड्रॉप पर मिनट पूछ ले तो गाइज ध्यान रखना ml के अंदर भी अगर अपन थोड़ी डेप्थ में और बात करें तो अपन जब भी आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो जो स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट के अंदर जो कहने का मतलब रिएक्शन होने वाली है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने वाली है, जो एलर्जिक रिएक्शन होने वाली है होती है वो विथिन 15 मिनट ही होती है। इसलिए शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं उस टाइम पर अपन फ्लो रेट थोड़ा कम रखते हैं। जैसे 15 मिनट पूरे होते हैं, पेशेंट में कोई एलर्जिक सिम्टम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिम्टम, रिएक्शन के सिम्टम नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो फिर अपन 15 मिनट के बाद में इसकी रेट को बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना ड्रॉप के अंदर पूछे तो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं उस 15 मिनट के अंदर 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट क्या करेंगे अपन ट्रांसफ्यूज। क्या जब ये अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर 10 से 20 ड्रॉप क्या करेंगे ट्रांसफ्यूज करेंगे। और जब 15 मिनट तक सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन रहता है, कोई ब्लड रिएक्शन के सिम्टम नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के सिम्टम नहीं होते हैं, तो 15 मिनट के बाद में इसकी रेट को बढ़ा देते हैं ताकि 2 से 4 घंटे के अंदर ये क्या हो जाए, इन्फ्यूज हो जाए। तो 15 मिनट के बाद में कितनी कर देते हैं, 10 से 20 से बढ़ा करके 25 से 40, 25 से 40 ड्रॉप पर मिनट। कब? आफ्टर 15 मिनट। तो गाइज मेरा यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है गाइज, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। टाइम बच्चों, टाइम खैर काफ़ी हो गया, चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वो है ना। क्या व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन व्हेन ए नर्स टेक लेस देन 2 आवर इन ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट आरबीसी। क्वेश्चन क्या था गाइज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन व्हेन ए नर्स टेक लेस देन 2 आवर इन ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट आरबीसी। यानी कि 1 यूनिट आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करने में अगर नर्स 2 घंटे से कम समय ले, यानी कि 2 घंटे से कम समय में 1 यूनिट को ठोक डाले, ट्रांसफ्यूज कर डाले, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपेक्टेड संभावित कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है क्या होगा, बताओ अपना आंसर बताओ चुटकी में। ज़्यादा समय नहीं है, बहुत से लंबी क्लास हो गई है, क्विक बताओ ताकि अपन आरबीसी को कंप्लीट कर दे। क्विक बताओ क्या होगा। तो गाइज ऐसी कंडीशन में अगर एक नर्स अगर 2 घंटे से कम में बहुत जल्दी अगर आरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर देती है तो आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर अचानक से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इससे कि हार्ट को भी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा जाएगा, इससे कि कार्डियक ओवरलोड यानी कि सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो गाइज अगर एक नर्स 2 घंटे से कम समय में अगर 1 यूनिट को ठोक डाले आरबीसी को, तो ऐसी कंडीशन में सर्कुलेटरी ओवरलोड यानी कि कार्डियक ओवरलोड होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो गाइस इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्कुलेटरी और कार्डियक ओवरलोड एक्सेप्ट सीवियर हाइपोवोलीमिया और हेमरेज। अगर किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोवोलीमिया है या सीवियर हेमरेज है और ऐसी कंडीशन में अगर अपन 2 घंटे से कम समय में अगर 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड नहीं होता है, अदरवाइज सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आपसे, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन व्हेन ए नर्स ट्रांसफ्यूज 1 यूनिट ऑफ आरबीसी इन मोर देन 4 आवर। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की उल्टा हो गया, प्रीवियस में कम समय में ट्रांसफ्यूज कर रहे थे और अब ज़्यादा समय के अंदर, यानी कि अगर नॉर्मल टाइमिंग होता है आरबीसी की 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज करने का 2 से 4 घंटे, एवरेज होता है 3 घंटे, तो अगर अपन नॉर्मल टाइम से ज़्यादा यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा समय में 5 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगा दे 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज करने में, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो गाइस ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन होगा सेप्टिसीमिया, क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक आरबीसी रूम टेम्परेचर पे रहेगी, आरबीसी यानी कि ब्लड जो कंपोनेंट आरबीसी का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उसके अंदर पैथोजन की बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिससे कि वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, और जब वो ब्लड में जाएगी तो पूरे पेशेंट के ब्लड को इन्फेक्टेड कर देगी, यानी कि इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन दी ब्लड, यानी कि ब्लड
ब्लड का इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब जब ब्लड का इन्फेक्शन होता है अपन टर्म कौन सी काम में लेते हैं, सेप्टिसीमिया। वेल बहुत अच्छे। देन इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ड्यूरिंग बीटी, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय पर जो सेप्टिसीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइट है। देखो अपन ने ड्यूरेशन बढ़ाया तो यहाँ पर जो फ्रीजर था, जो स्टोरेज, जो कहने का मतलब डिवाइस उसे बाहर ले आए, रूम के अंदर, वार्ड के अंदर ले आए, पेशेंट की यूनिट के अंदर ले आए, तो वहाँ पर लंबे समय तक रहने से, 4 घंटे से ज़्यादा समय तक वहाँ पर रखने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके अंदर पैथोजन बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे। सो यहाँ पे हायर टेम्परेचर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन व्हेन ए नर्स ट्रांसफ्यूज 1 यूनिट आरबीसी एट दी फ्लो रेट ऑफ 40 ml पर आवर। देखो क्वेश्चन पे फोकस करो गाइस। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन व्हेन ए नर्स ट्रांसफ्यूज 1 यूनिट आरबीसी एट दी फ्लो रेट ऑफ 40 ml पर आवर। और देखो अपन जब फ्लो रेट बढ़ रहे थे जस्ट अभी कि 1 घंटे में 85 से 100 ml क्या होनी चाहिए, ट्रांसफ्यूज। यहाँ पर नर्स 1 घंटे में कितनी कर रही है, 40 ml कर रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दबाइए 1 यूनिट 2 से 4 घंटे के बजाय 8 घंटे में ट्रांसफ्यूज होगी, और जब 8 घंटे में ज़्यादा समय तक आरबीसी बाहर रहेगी, इसका टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा गाइस, सेप्टिसीमिया होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको और मेंशन की है जो आप इजीली समझ सकते हो कि अमाउंट ऑफ आरबीसी इन 1 यूनिट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आरबीसी की 1 यूनिट के अंदर कितनी ml आरबीसी होती है, ध्यान रखना, 250 ml पर यू, यानी कि आरबीसी की 1 यूनिट के अंदर कितने अमाउंट, कितने वॉल्यूम, कितने ml होते हैं, 250 ml होते हैं। हाउ मच एसबी लेवल इंक्रीज बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर अपन किसी पेशेंट को आरबीसी की 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कितना एसबी लेवल बढ़ता है, ध्यान रखना कितना बढ़ता है, 1 ग्राम बढ़ता है। देन हाउ मच हीमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज विथ 1 यूनिट ऑफ आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, ध्यान रखना 2 से 3%, यानी कि अगर 1 यूनिट अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एसबी लेवल 1 ग्राम बढ़ता है। यानी किसी पेशेंट को माना कि 7.5 ग्राम पर डीएल एसबी लेवल था, अपन इसको 1 यूनिट आरबीसी की दे दी तो 7.5 से 1 बढ़ जाएगा, 8.5 हो जाएगा। माना किसी पेशेंट में हेमेटोक्रिट लेवल 35% था, अपन ने आरबीसी की 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज की तो इसका 2 से 3%, यानी कि 35 से बढ़कर के 37 या 38%, यानी कि हेमेटोक्रिट लेवल की पीसीबी लेवल हो जाएगा। क्लियर गाइज? वेल आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। तो गाइज अगेन एक बार आपको आज के इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गाइज अपन नेक्स्ट क्लास में कल मॉर्निंग का लेक्चर होगा ओबीजी का, जो भी अपना कंटिन्यू चल रहा था वो चलेगा। और गाइज कंटिन्यू आ जाइए और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को गाइज एक बार शेयर जरूर कर देना ताकि अपने से और बच्चे ऐड है। बहुत से बच्चों तक अभी इंफॉर्मेशन पहुँची नहीं है। अब ये काम देखो मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो गाइज इतना तो आपका ही बनता है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उन तक भी इस बात को पहुंचाए। क्लियर है? ओके, थैंक्स ए लॉट एवरीबॉडी। गुड बाय, गुड नाइट, सी यू। कल मिलते हैं मॉर्निंग में कितने बजे, 10:30 बजे। किसके साथ में? ओबीजी के साथ में, ओवेरी के साथ में, ओवेरियन साइकिल के साथ में। थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू।